हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं शंतनु और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1379 प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड द करस्पॉन्डिंग नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री इन अ क्लोन ऑफ दैट ट्री। तो बेसिकली हमें क्या दिया है कि हमें एक ओरिजिनल ट्री दिया है और उसका एक नोड दिया हुआ है जो एक टारगेट है हमारा। और इस टारगेट को हमें इस ट्री मतलब क्लोन ट्री में ढूंढ के यही नोड रिटर्न करना है। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो है अप्रोच, थॉट प्रोसेस, एल्गोरिदम, कोड दोनों में करेंगे, जावा में भी सीपीपी में भी। फिर ड्राई रन करेंगे उस कोड का और फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस भी कर लेंगे। तो ठीक है, अप्रोच देख लेंगे सबसे पहले। तो मुझे एक नोड दिया हुआ है और ये नोड डायरेक्टली टारगेट में भी दिया हुआ है और यही नोड हमें क्लोन में ढूंढना है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे एरे में ट्रैवर्स करते हैं और हमें फॉर एग्जांपल कोई फाइंड एलिमेंट करना हो तो हम ट्रैवर्स करके उसका जो एलिमेंट है वो ढूंढते हैं डायरेक्टली, वैसे भी हम ट्री में भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ट्रैवर्स करेंगे ट्री को और वो एलिमेंट ढूंढ निकालेंगे। दैट्स नाइस। तो ओरिजिनल ट्री की पूरी ज़रूरत होगी क्या हमें? मुझे तो लग रहा है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ऑलरेडी टारगेट नोड दिया हुआ है। तो डायरेक्टली टारगेट नोड हम इस ट्री में, क्लोन ट्री में ढूंढना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो उसका एल्गोरिदम या सूडो कोड टाइप सा क्या होगा कि सबसे पहले स्टेप होगा ट्रैवर्स द ट्री, द ट्री, और फिर इफ टारगेट टारगेट का जो वैल्यू है हमारा, जो 3 है, वो मेरे नोड के इक्वल आया, नोड के वैल्यू के इक्वल, तो मैं ये नोड रिटर्न कर दूंगा, मतलब रिटर्न नोड। तो ये नोड फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं कि इधर मुझे ये नोड इधर मिला है। तो मैं ये नोड रिटर्न किसको करूँगा? तो मैं इस पेरेंट नोड को रिटर्न करने वाला हूँ। कैसे, वो देख लेंगे हम कोड में ही कैसे करने का है वो। तो मैं ये नोड इस पेरेंट को रिटर्न कर दूंगा और एट लास्ट रूट नोड ये कैच करके मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ये 3 वाला नोड। ठीक है। तो उसके बाद अ, ठीक है, हम एक हल्का फुल्का सा कोड भी लिख देते हैं इधर, कुछ टेस्ट केसेस कैसे संभालना है वगैरह वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा मैं इधर सरका देता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मेरा रूट नोड ही अगर होगा वैल्यू के इक्वल फॉर एग्जांपल और टारगेट के इक्वल, हमारा टारगेट ही 7 होगा तो हम डायरेक्टली ये नोड रिटर्न कर देंगे। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्टली कि इफ नोड डॉट वैल इज इक्वल टू टारगेट डॉट वैल, तो रिटर्न नोड। ठीक है। तो अभी हम ये ट्रैवर्स कैसे करने वाले? तो आपको अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ट्री में यूजुअली इटरेटिव ऐसी भी होता है, ट्रैवर्स या रिकर्शन में भी होता है। पर मुझे तो रिकर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम रिकर्शन देखेंगे और उससे इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से बिल्ड होती है। तो इस प्रॉब्लम पे ज़रूर अच्छे से ध्यान दें। तो रिकर्शन कैसे होती है? हम डायरेक्टली रूट नोड से रिकर्शन एक इमेजिनरी फंक्शन में लिख देता हूँ, नाम का रिकर्शन, रिकर ऐसे, और उसमें हम नोड डॉट लेफ्ट भेज देंगे और टारगेट भी भेज देंगे। वैसे ही हम इधर रिकर्शन में नोड डॉट राइट भी भेज देंगे, मतलब हमारा लेफ्ट नोड भी ट्रैवर्स हो और राइट नोड भी ट्रैवर्स हो उसके बाद, और फिर उसके साथ ही टारगेट भी भेज देंगे। ठीक है। पर फिर हम, मेरे मन में ऐसे आया कि ठीक है, मैं लेफ्ट और राइट नोड को ट्रैवर्स तो कर दूंगा, पर फिर इन नोड्स का क्या जो लीव्स है, क्योंकि लीव्स के पास तो लेफ्ट और राइट नोड रहते नहीं, तो हम इधर डायरेक्टली डाल नहीं सकते ना नल नल को ट्रैवर्स करो। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इधर चेक लिख दूंगा कि इफ नोड डॉट लेफ्ट
इज नॉट इक्वल टू नल। तभी मेरा रिकर्सिव कॉल लगाओ। तो मैंने ये टेस्ट केस ऐसे हैंडल कर दी, टेस्ट केस नहीं तो ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर दी। तो सेम वैसे ही इफ नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी मेरा ये रिकर्सिव कॉल चला दो। ठीक है, तो अभी और एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि ठीक है, अगर मेरे को अगर ये नोड मिला भी तो मैं इसे रिटर्न कैसे करने वाला हूँ। तो रिटर्न करते समय तो मैं इस नोड को कर दूंगा रिटर्न। तो मैं हम एक काम कर सकते हैं, इधर एक ट्री नोड, इसके रिकर्शन का रिजल्ट एक नोड में ट्रैप कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि ट्री नोड टीएन लिख देता हूँ इसके लिए, लेफ्ट इज इक्वल टू, वैसे ही इधर भी ट्री नोड राइट आंसर, लेफ्ट आंसर लिख देता हूँ मैं ANS, और राइट ANS इज इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे रिकर्शन रिजल्ट मैंने ट्रैप कर दिया या कैप्चर कर दिया या कैच कर दिया, कैसे भी आप जैसे बोलो ऐसे। तो अभी मैंने कैप्चर तो कर दिया है, पर ये नोड भी वही रिटर्न करेगा, ये कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर अज्यूम करो कि हमारा टारगेट है 19, तो 19 ने 3 को 19 का नोड इसके राइट में, क्योंकि ये राइट वाला साइड है तो राइट में दिया। ठीक है, पर फिर ये नोड, इस नोड ने भी 19 को ही उसके पेरेंट नोड को भेजना चाहिए। इस नोड ने भी वही 19 वाला रिजल्ट जो हमें मिला है राइट रिकर्शन से, वही नोड उसके पेरेंट में भेजना चाहिए, और ये पेरेंट उसका इसके राइट में ये 19 कैप्चर करेगा। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसका 19 इसके राइट में जाए, ये 19 3 के राइट में जाएगा, और फिर ये जो राइट है वो 7 के राइट में जाएगा 19। तो मुझे एक ऐसे आइडिया आई है कि मैं ये क्या करता हूँ कि अगर ये राइट आंसर जो मैंने कैप्चर किया है डॉट वैल इज इक्वल टू हमारा टारगेट डॉट वैल होगा, तो रिटर्न राइट आंसर कर दो। वैसे ही इफ इधर भी हम वो ऐड कर सकते हैं, ये थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं। चिंता मत करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो ट्राई रन में सब कुछ समझ आएगा, सो ये चिंता मत करो ज़्यादा, सब समझ आएगा, डोंट वरी। तो थोड़ा भारी लग रहा होगा तो भी ठीक है, कुछ नहीं, ट्राई रन में सब कुछ समझ आएगा। तो अभी इधर सेम इफ राइट लेफ्ट आंसर, इधर लेफ्ट आंसर है हमारा, लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू इज इक्वल लेफ्ट आंसर डॉट वैल रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आंसर हमारा एक ट्री नोड है। तो लेफ्ट आंसर डॉट वैल इज इक्वल टू जो है हमारा टारगेट डॉट वैल के बराबर हो, तो रिटर्न लेफ्ट आंसर। ठीक है, तो अभी और एक केस आ सकता है कि अगर मुझे इधर एक नोड में जाके वो करस्पॉन्डिंग टारगेट के इक्वल नहीं हो, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा अभी मुझे यहाँ 3 मिला नहीं है, तो मैं ये 3 वाले इसके पेरेंट नोड को क्या रिटर्न करूँगा। तो हम कुछ भी एक नया ऐसा डमी या नॉन एग्जिस्टेंट नोड जो इस ट्री में नहीं है, वो रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू ट्री नोड जो है -1, जो ट्री में नहीं होगा। ठीक है, तो वो इधर ऐड कर देते हैं कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं चला तो जस्ट रिटर्न न्यू ट्री नोड।
और वो एक -1 के साथ होगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा हमारा अल्गोरिदम भी बन चुका है और मुझे लग रहा है कि हमारे सब केसेस भी एज केसेस भी कवर हो चुके हैं। तो चलो कोड ही करते हैं अभी। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली एक फंक्शन कॉपी कर देता हूँ और ये इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें से हमें ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली क्लोन में ही सर्च करने वाले हैं। और इसका क्लोन का नाम मैं नोड कर देता हूँ हमारे सेम एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए। और इधर एक मैं आंसर नोड बना देता हूँ, ट्री नोड आंसर इज इक्वल टू, और इसका नाम मैं 01 कर देता हूँ। और ये नोड इधर पास कर रूट क्लोन्ड पास करके टारगेट पास करके मैं आंसर रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन तो आंसर इससे निकालना और ये आंसर रिटर्न करना जानता है, तो इसका काम तो हो गया। मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हमारा ये मेन फंक्शन है। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरा नोड की वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट की वैल्यू हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो मेरा ये नोड। ये मेरा हो गया बेस केस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि लोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये है मेरा लेफ्ट रिकर्जन कॉल बोल सकते हैं हम, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। वैसे ही एक राइट रिकर्सिव कॉल भी हमारी होने वाली है, राइट रिकर्सिव कॉल। तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल क्या बोलती है, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर एक आंसर कैच करने के लिए थ्री नोड लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू, ये मैंने पकड़ा है उसे फंक्शन नोड का लेफ्ट मैंने पास किया ट्रैवर्स करने के लिए और टारगेट पास किया। वैसे ही हमारा एक राइट आंसर होगा, ये पूरा कॉपी कर देता हूँ। ओके, राइट, और फिर इधर एक राइट होगा और ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, हमने कैप्चर तो कर दिया अगर हमें मिला आंसर, पर ये हम रिटर्न भी करने वाले हैं उसके पेरेंट फंक्शन को, पेरेंट नोड को। तो अगर हमारा लेफ्ट जो मेरा आंसर आया है लेफ्ट आंसर में से, उसका वैल ये अगर सही आंसर हो, मतलब क्या वो टारगेट के वैल से इक्वल हो, तो यही लेफ्ट आंसर रिटर्न कर दो। सेम इसके साथ ही राइट आंसर के साथ भी, कि अगर मेरा राइट आंसर का वैल टारगेट का वैल के इक्वल हो तो वो रिटर्न कर दो। और सबसे लास्ट, अगर मुझे आंसर मिला ही नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे 6 में इधर किधर आंसर नहीं मिला, तो मैं मेरे पेरेंट नोड को क्या रिटर्न करने वाला हूँ, तब मैं कुछ भी नया ट्री नोड रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न न्यू ट्री नोड ऑफ -1। ठीक है, तो हमने बेस केस देख लिया, हमने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाया, राइट रिकर्सिव कॉल लगाया, पूरे ट्री को ट्रैवर्स किया। और अगर हमें मिला आंसर और हमने वो कैच किया हुआ है ऑलरेडी आंसर, तो वो उधर से ही रिटर्न कर दो उसके पेरेंट नोड को। और नहीं मिला है तो कुछ मत करो, डायरेक्टली -1 रिटर्न कर दो उसके पेरेंट नोड को। और बेस केस क्या है कि अगर हमें आंसर मिला उस नोड के वैल्यू में, तो वो नोड ही डायरेक्टली रिटर्न कर दो पेरेंट को। तो ये तो बड़ा बड़ा हो गया है मुझे लग रहा है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, आंसर तो आ रहा है। ठीक है, ये सबमिट भी हो रहा है। अब एक बार जावा में लिखा हुआ है, तो अभी सीपीपी में लिखते हैं सेम, और फिर हम एक बार ट्राई रन करेंगे। तो सेम वैसे ही करने वाले हैं हम इधर भी। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें हमें ओरिजिनल ट्री नहीं लगने वाली है, और फिर से एक ट्री नोड आंसर बना देता हूँ, पॉइंटर होगा वो, और इसका नाम 01 रख देता हूँ।
और इसमें क्लोन्ड और टारगेट पास कर देता हूँ और फिर रिटर्न ये आंसर कर देता हूँ। तो इसका काम तो हो गया। फिर से अभी इधर बेस केस हमारा जो है कि अगर ये इसका नाम फिर से नोड कर देता हूँ, इफ नोड डॉट नहीं, इधर एरो रहता है, इफ नोड का वैल इज इक्वल टू टारगेट का वैल, तो फिर रिटर्न कर दो नोड को डायरेक्टली। इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे। वन लाइन, तो अगर आपका वन लाइनर होता है तो ब्रेसेस देने, इफ का कंडीशन का जो एग्जीक्यूशन है वो वन लाइनर होता है तो आपको ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हो गया हमारा बेस केस। अभी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगेगी, फिर राइट रिकर्सिव कॉल लगेगी हमारी, और फिर हमारा जो बेस केस होगा कि हमें अगर कुछ मिला नहीं आंसर तो हम न्यू ट्री नोड रिटर्न करने वाले हैं -1 से। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल क्या थी हमारी कि इफ लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता हो विच इज नोड का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तभी एक आंसर कैच करने के लिए ट्री नोड लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू, इसको कॉपी करके इधर नोड का लेफ्ट और टारगेट, और वैसे ही इधर राइट के रिकर्सिव कॉल के लिए सेम, सिर्फ इधर राइट आएगा और ये राइट आंसर होगा, RIGHT आंसर। ठीक है, और फिर लेफ्ट आंसर अगर हमें सही वाला मिला है, मतलब लेफ्ट आंसर इज इक्वल लेफ्ट आंसर का वैल इज इक्वल टू टारगेट का वैल, तो फिर से ब्रेसेस की जरूरत नहीं, तो फिर डायरेक्टली रिटर्न कर दो हमारा लेफ्ट आंसर। और सेम इधर भी, और ये राइट आंसर होगा। राइट आंसर का वैल टारगेट के वैल के बराबर हो तो राइट आंसर रिटर्न कर। तो ये भी मुझे बराबर लग रहा है। अभी कुछ रह गया क्या, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी चल रहा है। तो अभी सबसे मेन ड्राई रन रहता है, तो हम ड्राई रन करेंगे। एक बार मैं ये कोड ले जाता हूँ नए पेज पे। तो ड्राई रन में अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा लॉजिक, तो पक्का पता आ जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा। ये मैं इधर लाता हूँ और ये भी ला लेता हूँ एक बार, छोटा वाला। ठीक है, हमारी ट्री में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ट्री कैसी दिखती है, 7 4 3 6 19, 7 4 3 6 19। ठीक है, तो अभी मैं एक स्टैक मेंटेन करता हूँ इधर। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इधर क्लोन मतलब ये ट्री को भेजा है, और ये रूट, इसका रूट है 7 और टारगेट भेजा है 3, तो ये इधर आ जाएगा, ये उसको कैच कर लेंगे और इधर से हमारी कहानी शुरू हो रही है। तो हमने 7 पास किया, टारगेट हमारा है 3। ओके, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि 7 इज़ नॉट 7, मतलब ये नोड का वैल्यू है जो 7 वो टारगेट के वैल्यू के इक्वल है क्या, मतलब 3 तो नहीं है, तो ये कुछ नहीं चलेगा। तो फिर इसकी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चलेगी, तो ये मैं इधर लेफ्ट लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू गेट टारगेट कॉपी ऑफ नोड ऑफ लेफ्ट,
इसका नेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये पूरा इफ ट्रू होके ये चल रहा है अभी। तो टारगेट कॉपी में इधर 4 पास होता है और हम इधर 4 के पास आ जाते हैं। तो स्टैक में 4 ऐड हो गया और हमारा टारगेट आज भी 3 है। तो ये फिर से शुरू होता है सब कुछ कहानी कि अगर ये चेक करता है कि 4 हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है क्या, तो ये नहीं है, तो इसकी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल नहीं चलती, क्योंकि इसका लेफ्ट नल पॉइंटर के इक्वल है और इसका राइट भी नल पॉइंटर के इक्वल है। तो ये दोनों इफ नहीं चलते और ये -1 रिटर्न कर देती है। तो ये देखो, ये इधर इसको 4 इसको -1 रिटर्न करती है, -1 जो इधर स्टैक में देखा तो ऐसे 4 इसके लेफ्ट को -1 रिटर्न करता है और ये 4 स्टैक से उड़ जाता है क्योंकि इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है। तो अभी इसने फिर से ये 7 के पास चला गया, तो अभी 7 का लेफ्ट कॉल हो गया है, अभी राइट कॉल चला रहा है 7। तो अभी इसके राइट कॉल में क्या होता है, ये मैं एक बार रख, तो राइट कॉल में 7 3 के पास चला जाता है। तो स्टैक में फिर से 3 और टारगेट 3 ऐसे चलता है। तो सबसे पहले फंक्शन में एंटर होते ही ये देखता है कि 3 = 3 है, तो हमें डायरेक्टली यही 3 का नोड रिटर्न करना है। तो ये 3 का नोड रिटर्न होता है यहाँ राइट में, मतलब किधर 7 के राइट में, मतलब इधर ये राइट आंसर के नोड में 3 कैच हो जाता है। तो अभी 3 तो कैच हो गया, तो 3 ने इधर 3 को रिटर्न करते समय ये 3 का पूरा स्टैक से मामला उड़ जाता है इसका, और फिर हमें 7 के स्टैक में ये पता चलता है कि ये पूरा एग्जीक्यूट होके ये कंडीशन अभी चल रही है 7 के इधर कि राइट आंसर डॉट वैल जो 3 हमें ऑलरेडी मिला है वो टारगेट के वैल के इक्वल है क्या? हाँ, वो टारगेट के वैल के इक्वल है, मतलब रिटर्न कर दो राइट आंसर। तो ये 3 इसको रिटर्न कर देता है डायरेक्टली इधर आंसर में। तो इस आंसर में ये 3 फिक्स हो जाता है और यह स्टोर हो जाता है और हम इधर से आंसर रिटर्न करते हैं हमारे पेरेंट के फंक्शन को। तो और एक टेस्ट केस लेते हैं हम फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ट्री को थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस पर। फॉर एग्जाम्पल इधर कुछ तो 2 है, 20, 17, 18, बस हो गया। ओके, और हमारा टारगेट है 18। तो हमारा टारगेट आज है 18 और हमने 7 भेजा है इधर से। तो फिर से 7 शुरू होता है विथ टारगेट 18, 7 और टारगेट हमारा है 18 आज। तो हम इधर से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। 7 टारगेट के इक्वल नहीं है जो कि 18 है, तो ये कुछ नहीं चलता और लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लग जाती है क्योंकि 7 का लेफ्ट भी नल नहीं है। तो ये लेफ्ट आंसर के इधर ये रिकर्सिव कॉल चल जाती है और इधर 7 का लेफ्ट पास होता है, मतलब 4 पास होता है और टारगेट आज भी 18 है। तो ये 4 इधर पास हो जाता है, टारगेट 18 रहता है हमारा, और ये इधर हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी 4 में फिर से सब नया चल जाता है। तो 4 भी हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, तो फिर ये कुछ नहीं चलता और 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसलिए फिर से लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू ये इसके 7 का लेफ्ट चल चुका है अभी और अभी 4 का लेफ्ट चल रहा है, मतलब इधर से 4 का लेफ्ट की कॉल लगती है और 20 पास हो जाता है। तो इधर 20 आ जाता है और 18 हमारा टारगेट है आज भी। तो हम 4 से फिर से 20 में चले गए। अब ये सब फिर से शुरू हो रहा है। तो अभी फिर से 20 इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये कुछ नहीं चलता और 20 का अभी लेफ्ट नल है, तो ये पूरा इफ नहीं चलता। सेम वे 20 का राइट भी नल है, तो ये पूरा इफ फिर से नहीं चलता और 20 अपना फुल फंक्शन चलता जाता है और ये रिटर्न करता है -1 किसको, 4 के लेफ्ट को -1।
तो ये 20 इधर 4 के लेफ्ट को -1 भेज देता है और स्टैक से उड़ जाता है। तो अभी 20 के बाद हम चले जाते हैं 4। अभी 4 का जो लेफ्ट कॉल है वो ऑलरेडी चल चुका है और अभी राइट कॉल को आ जाता है 4। तो 4 राइट कॉल लगाता है तब वो 17 स्टैक में आ जाता है और टारगेट नोड हमारा आज भी 18 है। तो अभी 18 का सब फिर से शुरू हो जाता है, सॉरी 17 का। और 17 इक्वल नहीं है किससे, हमारे टारगेट वैल्यू से जो 18 है, तो ये कुछ नहीं चलता, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलता। और 17 के पास लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है और राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं चलते हैं और 17 डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देता है 4 को और स्टैक से हट जाता है। ये -1 रिटर्न करते हुए किसको, 4 के राइट कॉल को, और ये स्टैक से हट गया। तो स्टैक से हट जाता है और अभी 4 का लेफ्ट कॉल भी चल चुका है, राइट कॉल भी चल चुका है और उसे करेक्ट आंसर नहीं मिला, इसलिए वो -1 रिटर्न कर देता है 7 के लेफ्ट को। तो अभी 4 रिटर्न करता है -1 7 के लेफ्ट को और 4 भी स्टैक से हट जाता है। अभी 4 के बाद राइट कॉल चलता है 7 का राइट कॉल, तो 7 का राइट कॉल चल जाता है और स्टैक में आ जाता है 3 विथ टारगेट 18। अभी 3 का लेफ्ट कॉल 3 में चेक होता है, 3 हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, तो बेस केस नहीं चलता हमारा ये, और लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चल जाती है जिसमें 6 ऐड हो जाता है और हम उसका टारगेट आज भी 18 है। तो लेफ्ट कॉल चलने के बाद ये लेफ्ट कॉल चल जाता है और 6 के लिए 6 टारगेट के इक्वल नहीं है और 6 के लिए लेफ्ट भी नहीं है, नोड नहीं है और राइट नोड भी नहीं है, तो ये डायरेक्टली -1 रिटर्न करता है 3 के लेफ्ट को -1। तो ये 3 के लेफ्ट को -1 रिटर्न किया, ठीक है, और ये 6 स्टैक से उड़ जाता है। अभी 3 का राइट कॉल चलता है और राइट कॉल चलता है और 19 को कॉल जाती है विद टारगेट 18। अभी फिर से 19 चेक होता है, 19 हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, तो 19 उसके लेफ्ट नोड को कॉल लगाता है क्योंकि लेफ्ट नोड उसका नल नहीं है, तो ये 19 कॉल करता है उसका लेफ्ट इधर 18 को पास करते हुए और टारगेट जो है 18 हमारा। तो अभी मैजिक होता है, रिकर्सिव कॉल इसकी लेफ्ट चल जाती है और ये 18 के साथ पास हो जाता है। अभी हमारा नोड का जो वैल्यू है वो 18 है और टारगेट भी 18 है, इसीलिए ये डायरेक्टली रिटर्न कर देता है नोड, तो ये 18 नोड 19 के लेफ्ट में कैप्चर हो जाता है। तो और ये स्टैक से हट जाता है। तो अभी यहाँ जब ये कैप्चर हो जाता है लेफ्ट आंसर में, तब हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट आंसर अगर मुझे सच्ची वाला आंसर मिला है तो डायरेक्टली वही आंसर रिटर्न कर दो। तो क्या होता है, इधर मैं दिखाना भूल गया, यहाँ 18 होता है पास और 9 क्या करता है कि 19 इसको इधर उसके पेरेंट के राइट में पास कर देता है, मतलब वही कि 19 के लेफ्ट से डायरेक्टली यहाँ राइट 3 के राइट में 18 चला आता है और ये 19 स्टैक से उड़ जाता है। तो अभी 3 के पास इसके राइट में, अभी 3 के राइट में इधर उसे राइट आंसर में 18 कैप्चर हुआ है, तो फिर से 3 देखता है कि 18 का वैल्यू 18 के इक्वल है, हमारे टारगेट के इक्वल, तो डायरेक्टली ये 18 भेज दो उसके पेरेंट के राइट कॉल में, तो यहाँ 18 फिर से आ जाता है। तो ये 18 इधर कैप्चर होता है 7 के राइट कॉल में।
तो अभी ये 7 पास करता है, ये 18 किसको, इसको, इस आंसर में पास करता है, और फिर हम ये आंसर हमारे पेरेंट को ये नोड पास कर देते। तो ये थी सारी कहानी। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग और रिकर्जन की इंसाइट मिली हो। प्रीवियस पेज देख लेते हैं, हमें अप्रोच पता चला, थॉट प्रोसेस क्या थी वो पता चला, फिर एल्गोरिदम पता चला, एल्गोरिदम, फिर कोड हमने जावा सीपीपी में किया, ड्राई रन भी किया अच्छे से बहुत टाइम लेके, और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी हमारी, एट द वर्स्ट केस हमारा आंसर सबसे लास्ट नोड तक होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको सब नोड्स ट्रेवल्स करके वो आंसर नोड मिलेगा, तो वो एट द वर्स्ट केस बिग O ऑफ n रहेगा। और वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट द मोस्ट कितना रहेगा, n रहेगा, क्योंकि वो रिकर्सिव स्पेस ही रहेगा मोस्टली। तो यही फॉर मतलब एग्जांपल ये स्क्यू ट्री होगा ऐसा, तो पूरी ऐसे रिकर्शन चलते 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 इधर लास्ट नोड को हमें आंसर मिला, तो रिकर्सिव स्पेस हमने O ऑफ n लिया हुआ है, तो ये उसकी हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही था आज का प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हुआ हो डेप्थ में, और कुछ अच्छी इंसाइट मिली हो, और खुद से ड्राई रन करना जरूर, क्योंकि ड्राई रन खुद से जब करेंगे आपको स्टैक में कैसे चीजें भरती है, स्टैक से बाहर चीजें कैसे आती है, प्रोग्राम का पूरा फ्लो पता चल जाएगा। तो बस यार यही है, आज आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और प्लीज 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 कमेंट्स में बताइए मुझे कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, बुरी लगी तो मैं किस पे और काम करूँ और ज़्यादा सुधारूँ, वो फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। और बस यही थी आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन बाय बाय।